ओके, तो आज क्लास जो है ये रिकॉर्डेड ही मिल रही है आपको, कुछ काम है मेरे को इसलिए। ओके, तो कल हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी, दैट साउंड। एक मिनट, हाँ, तो कल हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, दैट साउंड इज़ ए मैकेनिकल वेव, नंबर 1, ठीक है। और साउंड को मीडियम चाहिए हमेशा ट्रेवल करने के लिए। लिख क्यों नहीं रहा है, एक मिनट। यस, दैट द साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रैवल, ओके। एंड कैसे साउंड प्रोपागेट होता है हमने वो भी देखा कल, हाउ इट प्रोपागेट्स, ओके। एंड प्रोपागेशन ऑफ साउंड, कैसे वो आगे एक दूसरे को जो है वाइब्रेशन ट्रांसफ़र करता है ना। वाइब्रेशन ट्रांसफ़र की वजह से हाई प्रेशर रीजन जो कि कंप्रेशन होता है ना, और लो प्रेशर रीजन जैसे कि हम कहाँ गया वो, यस यहाँ पर, इट क्रिएट्स रीजन ऑफ लो प्रेशर कॉल्ड रेयरफैक्शन, ठीक है। तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के बारे में हमने कल जाना था। यहाँ पर आपने ये हाई प्रेशर रीजन और लो प्रेशर रीजन के बारे में पढ़ा है, ओके। अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। इट क्रिएट्स, ओके, यहाँ से पढ़ें। एज द ऑब्जेक्ट मूव्स बैक एंड फोर्थ रैपिडली, a series of compression and rarefaction is created in the air. This makes the sound wave propagate through the medium. Okay. Compression is the region of high pressure. हमने कल जान लिया था ये। Compression जो है वो region of high pressure है, और rarefaction region of low pressure. ओके, तो साउंड जो है एक वेव की तरह हम पढ़ेंगे इसको, ओके। प्रेशर इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम इन अ गिवन वॉल्यूम। प्रेशर जो है ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर कैसे हो रहा है मैं आपको बता दूं। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक देखो। आपको इस रीजन में, इतने से रीजन में आपको दिखेगा कि जो भी पार्टिकल्स हैं वो थोड़ी सी जगह में ढेर सारे स्टैक्ड हैं, एकदम फंसे पड़े हैं। और वहीं जब इस रीजन में देखोगे आप, तो ये देखो यहाँ आर लिखा है, यानी रेयरफैक्शन, और ये कंप्रेशन सी से। यहाँ पर आप देखोगे स्पेस बहुत है, तो मतलब प्रेशर जो है यहाँ पर बता रहा है कि काफ़ी कम है, लो प्रेशर रीजन है। फिर से यहाँ पे कंप्रेशन है, और फिर से यहाँ पे रिफ्रैक्शन है, ठीक है। तो आपको यही बता रहा है कि जो है एक बार कंप्रेशन बनेगा, एक बार रेयरफैक्शन, एक बार कंप्रेशन, एक बार रेयरफैक्शन, ठीक है। इस तरह से दिखेगा। अब कोई चीज़ थोड़ी सी जगह में ढेर सारी हो, तो हम वहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है ना। जैसे कि आपसे बचपन में पूछा जाता था कि 1 किलो 1 केजी कॉटन ज़्यादा होता है या 1 केजी आयरन, तो आप बोलते हो 1 केजी कॉटन ज़्यादा होता है, जबकि 1 केजी है दोनों, तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है ना। हाँ, बस फ़र्क इतना है कि कॉटन 1 केजी ढेर सारा जगह लेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा। 1 केजी आयरन एक छोटा सा बांट होता है, एक छोटा सा पीस होता है आपके हाथ में, समझ रहे हो। तो बस वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। यहाँ हाई डेंसिटी है, थोड़ी सी जगह में ढेर सारा मटेरियल है, और यहाँ पे ढेर सारी जगह में उतना ही है ना। तो यहाँ जगह ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर आप देखोगे लो डेंसिटी है, यहाँ डेंसिटी लो है, ठीक है, क्योंकि 1 केजी आयरन की डेंसिटी ज़्यादा है 1 केजी कॉटन से, वो यही बताना चाह रहा है, ओके। तो ये बोल रहा है कि पार्टिकल ऑफ अ मीडियम गिव्स मोर प्रेशर एंड वाइस वर्सा, ठीक है। दस द प्रोपगेशन ऑफ साउंड कैन बी विजुअलाइज बाय प्रोपगेशन ऑफ डेंसिटी वेरिएशन। ये सब डेंसिटी वेरिएशन ही है, ये हाई डेंसिटी और ये लो डेंसिटी, फिर ये हाई डेंसिटी, फिर ये लो डेंसिटी, इस तरह से, ओके। और प्रेशर वेरिएशन इन द मीडियम। अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई चीज़, तो एक बार वीडियो को आप पीछे करो, आपके पास ये सहूलियत है, इसको हल्का सा पीछे करो और मेरे को फिर से सुनो। ये बोला, हाउ डज द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन अ मीडियम रीचेज योर ईयर। तो आपको बताया कल, साइकिल वाला एग्जांपल दिया था, है ना। एक जो वाइब्रेटिंग मीडियम है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है,
ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है ये अपने नेबरिंग पार्टिकल्स को वाइब्रेट करेगा, वो वाइब्रेशन जो है ट्रांसफ़र होगी, नेबर अपने नेबर को करेगा और वो नेबर और अपने नेबर को करेगा। इस तरह से वाइब्रेशन जो है एक दूसरे से ट्रांसफ़र होती हुई आपके कानों तक पहुंचती है, ठीक है, रीचेज योर ईयर। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हो यहाँ ढेर सारे सेट बनते हैं, सेट ऑफ कंप्रेशन एंड रेरफैक्शन, ठीक है, रेरफैक्शन, ठीक है, रेरफैक्शन है, रिफ्रैक्शन, रेरफैक्शन, ठीक है, RARE रेरफैक्शन, ठीक है, क्योंकि ढेर सारे सेट्स बनेंगे, एक बार कंप्रेशन, एक बार रिफ्रैक्शन, फिर से कंप्रेशन, फिर से रिफ्रैक्शन, फिर से कंप्रेशन। और आपको बता दिया कि कंप्रेशन जो है ये हाई प्रेशर रीजन है और रेरफैक्शन जो है ये लो प्रेशर रीजन है, या फिर आप कह सकते हो कि कंप्रेशन जो है ये हाई डेंसिटी रीजन है और रेरफैक्शन क्या है लो डेंसिटी रीजन। और इसी तरह से एक बार सेट हाई डेंसिटी लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी लो डेंसिटी का रीजन बनता हुआ चला जाएगा, ठीक है। नाउ साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल, ये हमने पहले भी पढ़ लिया है, हमें हमेशा मीडियम चाहिए, वी ऑलवेज नीड अ मीडियम टू ट्रेवल, वी नीड साउंड। साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, कल हमने पढ़ा था, एंड नीड्स अ मीडियम मटेरियल टू ट्रेवल। ओके, तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि साउंड को मैकेनिकल वेव क्यों कहते हैं, तो आपके पास इसका जवाब होना चाहिए क्योंकि उस साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, ठीक है, इसलिए उसको मैकेनिकल वेव कहा जाता है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, साउंड इज ए मैकेनिकल वेव। अब मैं आपको बता दूं, लाइट भी एक तरह की वेव है, बट ये मैकेनिकल वेव नहीं है बिकॉज इसको मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए। लाइट कहीं भी ट्रैवल हो जाती है, चाहे वहाँ मीडियम हो या ना हो, ठीक है। साउंड इज ए मैकेनिकल वेव एंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम लाइक एयर, वाटर, स्टील एटसेट्रा फॉर इट्स प्रोपगेशन। आगे बढ़ने के लिए इसको कोई चाहिए जिसके थ्रू ये मूव होगा, उसी को मीडियम कहते हैं। इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम इज समथिंग जहाँ कुछ नहीं होता, जहाँ कुछ नहीं होता उसे वैक्यूम कहते हैं। वैक्यूम की स्पेलिंग देख लेना, वैक्यूम वो जगह है जहाँ एयर भी नहीं होती, एयर भी नहीं होती, जैसे आउटर स्पेस जो है, हमारा स्पेस जो है, यहाँ पर एयर भी नहीं है, ये वैक्यूम है, ठीक है, इसलिए वैक्यूम है, इसलिए वहाँ पे आवाज़ ट्रेवल नहीं होती, इसलिए हमें सिग्नल्स यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है, रेडियो सिग्नल्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं फॉर कम्युनिकेशन, ओके। तो ये बोल रहा है कि विच कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, मतलब ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं होता, जबकि लाइट जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल होती है ना। सन से लेकर अर्थ के बीच में पूरा वैक्यूम है, ठीक है, लेकिन लाइट सन से अर्थ तक आ जाती है, ठीक है, लेकिन सन से कोई आवाज़ नहीं आएगी। सन में जो भी वो होता है, क्या होता है वहाँ पर, खूब सारे डिस्ट्रक्शन होते हैं, खूब सारे एक्सप्लोजन्स होते हैं, कोई एक भी एक्सप्लोजन नहीं सुनाई देता हमको। टेक एन इलेक्ट्रिक बेल एंड एयर टाइट ग्लास जार बेल, ठीक है, द इलेक्ट्रिक बेल इज सस्पेंडेड इनसाइड द एयर टाइट बेल जार, द बेल जार इज कनेक्टेड टू अ वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप क्या होता है, पंप टाइप है, वो क्या करेगा, जो भी एयर होगी ना उसको निकाल के फेंक देगा बाहर। इस तरह से सेटअप है, यहाँ नीचे दिख रहा होगा आपको, बुक लेके बैठो, मार्क करते रहो। इफ़ यू प्रेस द स्विच, यहाँ स्विच है, ये देखो ये रहा स्विच, इफ़ यू प्रेस द स्विच यू विल बी एबल टू हियर द बेल। नाउ स्टार्ट द वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप क्या करेगा, पूरी एयर खींच लेगा। When the air in the jar is pumped out gradually, धीरे धीरे ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे जो है, आप देखेंगे कि पूरी की पूरी एयर बाहर खींच ली गई है। द साउंड बिकम्स फेंटर, पतली होती चली जाएगी, फेंटर, ठीक है, साउंड बहुत कम होना शुरू हो जाएगी। ऑल्दो द सेम करंट इज पासिंग थ्रू द बेल, है ना, अंदर बेल जो है, ये बेल, इसकी साउंड सुनना बंद हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप धीरे धीरे क्या कर रहे हो, इसको वैक्यूम बना रहे हो, VACWM वैक्यूम बना रहे हो धीरे धीरे, और इसमें से सारी एयर जो है बाहर निकाल रहे हो। आफ्टर सम टाइम व्हेन लेस एयर इज लेफ्ट आउट इनसाइड, बहुत कम एयर अंदर बच गई है, द बेल जार यू विल हियर अ वेरी फीबल साउंड, फीबल
एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, वहीं पर ही लिख लो फीबल। फीबल का मतलब होता है कमज़ोर, कमज़ोर मतलब वेरी वीक, समथिंग फीगल, जहाँ जान नहीं है, एकदम एकदम मतलब मरियल सा है, उसे हम फीबल कहते हैं। ओके, थोड़ा कम, लेस इन अमाउंट को भी फीबल कहा जा सकता है। What will happen if the air is removed completely? अगर एयर पूरी तरह से निकाल दी जाए तो क्या होगा? You be able to hear the sound with the bell? मतलब कि इस बेल, इस जो भी मीडियम है, इस साउंड को ट्रेवल करने के लिए अंदर एयर है ही नहीं, कुछ भी नहीं है अंदर, यहाँ अंदर कुछ है ही नहीं। और जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब कोई मीडियम नहीं है, कोई मीडियम नहीं है तो इसका मतलब साउंड ट्रेवल नहीं होगी। और क्योंकि साउंड को मीडियम चाहिए, ठीक है, और साउंड को मीडियम चाहिए, इसका मतलब ये है कि वो एक मैकेनिकल वेव है। ये जब भी मैं बोलूँ ये लिख लो तो तुरंत लिखा करो, वीडियो पॉज करो और लिखो, ठीक है। वीडियो को धीरे धीरे करके ही देखना है आपको। और सबसे अच्छा तरीका पढ़ने का मैं आपको बोलूँगा, एक पैराग्राफ आप खुद पढ़ लो और फिर मेरे को सुनो। तो पॉज करके पहले खुद पढ़ो, फिर आप मेरे को सुनो। आगे बढ़ें। ये बोलता है एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय योर स्कूल बेल। आप स्कूल बेल में देखेंगे जो साउंड प्रोडक्शन होता है ना, ये कैसे होता है? जो भी हिट होता है, हिट किया जाता है, इस तरह से एक बेल लटकी हुई है ऐसे प्लेट की तरह, इसी पे आप मारते हो, हिट करते हो, है ना, ये वाइब्रेट होता है, ये वाइब्रेशन पक्का होती है। आप इस पर एक बार हिट करो और तुरंत बेल को पकड़ लोगे ना तो क्या होगा? वाइब्रेशन खत्म हो जाएंगी। और वाइब्रेशन खत्म होते ही ना आप देखेंगे कि बेल जो है ना उसकी आवाज़ इतनी देर तक नहीं आएगी, ठीक है। वाई आर साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स? ये मैं आपको 50 बार बता चुका हूँ अभी तक, आप समझ जाओ। मैकेनिकल वेव उसी को कहते हैं जिसको एक मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। तो ये एक मैकेनिकल वेव है, क्योंकि साउंड एक मैकेनिकल वेव है क्योंकि इसको मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। अगर साउंड के पास कोई मीडियम नहीं है तो वो ट्रैवल नहीं होगा, मतलब सुनाई नहीं देगा। जबकि मैं आपको बता चुका हूँ लाइट एक मैकेनिकल वेव नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, मीडियम नहीं चाहिए। Suppose you and your friend are on the moon. Will you be able to hear any sound produced by your friend? तो मैंने आपको अभी भी बताया स्पेस में एयर भी नहीं है, और जब वहाँ एयर भी नहीं है तो वहाँ पर साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए कोई मीडियम ही नहीं है। मीडियम नहीं है तो इसका मतलब आप साउंड नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। सब एस्ट्रोनॉट आपस में बात करते हैं थ्रू सिग्नल्स। ये स्लिंकी है, ठीक है, ये जो हाथ में यहाँ हाथ दोनों तरफ हाथ दिखाया गया है, बीच में इसे स्लिंकी कहा जाता है, ठीक है। ये बोलता है टेक अ स्लिंकी, आस्क योर फ्रेंड टू होल्ड वन एंड, यू होल्ड द अदर एंड, नाउ स्ट्रेच द स्लिंकी एज शोन, स्ट्रेच द स्लिंकी एज शोन। एक मिनट, हाँ, शायद अभी तक थोड़ी आपको डिस्टर्बेंस सुनाई दे रही होगी, कुछ काम चल रहा था इधर उधर। अब शायद आपको आवाज़ें सुनाई ना दे, ठीक है। Take a slinky, ask your friend to hold one end. You hold the other end. Now stretch the slinky as shown in the figure. Then give it a sharp push towards your friend. इस तरह से पहले स्ट्रेच करो फिर पुश करो। थोड़ा नीचे करते हैं ताकि डायग्राम भी दिखाई दे आपको। What you notice when you move your hand pushing and pulling the slinky alternatively, will you observe? What will you observe? If you mark the dot on the slinky, you will observe that the dot on the slinky will move back and forth parallel to the direction of the propagation of the disturbance. मतलब आपको इस तरह से एक रीजन दिखाई देगा। ये वाला एग्जाम्पल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, पता नहीं क्यों देते हैं। ज़्यादा आपको विजुअलाइजेशन इसमें ज़्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर आप समझ पा रहे हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ हो क्या रहा है। चलो देखो, यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ कॉइलिंग आप देख पा रहे हो, यहाँ पर देखो ढेर सारी कॉइलिंग, यहाँ पर कम कॉइलिंग, फिर यहाँ ढेर सारी कॉइलिंग, यहाँ पर कम कॉइलिंग, फिर यहाँ पर ढेर सारी कॉइलिंग, फिर यहाँ कम कॉइलिंग। मतलब देयर इज सेट ऑफ सी आर बन रहा है, मतलब कंप्रेशन एंड
रेयरफैक्शन रीजन्स आपके सामने दिख रहे हैं। कंप्रेशन हाई प्रेशर रीजन है, रेयरफैक्शन लो प्रेशर रीजन है। द रीजन्स वेयर द कॉइल बिकम्स क्लोजर आर कॉल्ड कंप्रेशंस एंड द रीजन वेयर द कॉइल्स आर फर्दर अपार्ट कॉल्ड रेयरफैक्शन। ठीक है। As we already know, sound propagates in a medium as a series of compression and rarefaction. Now we can compare the propagation of the disturbance of a slinky with the sound propagation in a medium. ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है, आप देख पा रहे हो कि इसी इसी डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं और इसी डायरेक्शन में आपको जो है वेव ट्रांसफर दिख रहा है, या फिर आप देख रहे हो सी आर जो भी बन रहा है वो ऐसे ही बन रहा है। दीज वेव्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है कि जो साउंड होती है वो एक मैकेनिकल वेव होती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव भी होती है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, इसको बिना याद रखे बात नहीं बनेगी। ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है मैं आपको अभी बताता हूँ। इन दीज वेव्स द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। कहने का मतलब, अगर साउंड ऐसे ट्रेवल हो रही है इस डायरेक्शन में, तो आपको वाइब्रेशन भी इस तरह से दिखेगी। ठीक है। और आप बोलोगे कि ऐसे ही तो होता है, नहीं, ऐसे हर समय नहीं होता, ऐसा हर समय नहीं होता। वाइब्रेशन आपको इस तरह से ही दिखेगी। वाइब्रेशन कभी आपको ऊपर नीचे वाली नहीं दिखेगी। प्रोपगेशन इस डायरेक्शन में और वाइब्रेशन ऊपर नीचे, ये नहीं होगा। ठीक है। वाइब्रेशन कैसे होगा, उसी डायरेक्शन में। ठीक है। हॉरिजॉन्टली ही होगा सब कुछ। ठीक है। ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है। अब देखो फिर से पढ़ता हूँ, यहाँ से फिर से पढ़ रहे हैं और आप भी पढ़ो। आप हो सके वीडियो पॉज करके पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, ज़्यादा अच्छा भी लगेगा आपको, अच्छा मज़ा भी आएगा, समझ में आएगा तो। In these waves, the individual particle of the medium move in the direction parallel to the direction of propagation. तो जो वेव है वो या फिर जो पार्टिकल हैं वो किस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में जो साउंड है वो प्रोपोगेट कर रहा है। द पार्टिकल डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट दे सिंपली ऑसिलेट। ठीक है। ऐसा नहीं कोई चीज़ उठ के खड़े होके वाइब्रेट हो रही है, आगे पीछे हो रही है, नहीं। कल भी मैंने बताया था मीडियम वाइब्रेट नहीं हो रहा है, मीडियम नहीं जा रहा है लेके किसी चीज़ को, बस उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट हो के आगे जा रही हैं चीज़ें। साउंड, द पार्टिकल डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट दे सिंपली ऑसिलेट back and forth about their position of rest. This is exactly how sound wave propagates. Hence, sound waves are called longitudinal wave. There is also another type of wave called transverse wave. याद रखें transverse wave. In a transverse wave, the particles do not oscillate along the direction of wave propagation. मतलब कि जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है, जिस डायरेक्शन में वेव आगे बढ़ रही है, उसी डायरेक्शन में आपको वाइब्रेशन नहीं दिखेंगी। उस डायरेक्शन में नहीं होगी, किसी और डायरेक्शन में होगी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती हैं वो साउंड का एक एग्जांपल है। ट्रांसवर्स वेव साउंड जो है ट्रांसवर्स वेव नहीं होती है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है। Thus the transfer wave is one in which the individual particle of the medium move about their mean position in the direction perpendicular to the direction of propagation. मतलब कि अगर जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऐसे होगी, इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली ऐसे जा राइट में जा रहा है, तो इससे परपेंडिकुलर आपको पार्टिकल मूव होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, वाइब्रेशन ऐसे होगी। तो जा रहा है राइट में, आप कह सकते हो हॉरिजॉन्टली, लेकिन जो वाइब्रेशन होंगी वो वर्टिकली टाइप होंगी। ये टोटली आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव में फ़र्क बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत ज़रूरी है ये। ओके, साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव क्योंकि जो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन है वो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हो रहा है। ठीक है, individual particles of the medium move about their mean position in the direction perpendicular to the direction of wave propagation. When we drop a pebble in the pond, pebble मतलब कंकड़, the waves you see in the water surface is an example of transverse wave. आपको दिखाई देगा कि एक चीज़ पत्थर आके ऐसे गिरा है ना, पत्थर ऐसे गिरा
और वेव्स इस तरह से ऐसे ऐसे करके पानी में, आपने सबने देखा ही होगा अगर बड़ा पानी का कोई जगह है वहाँ पर, तो इस तरह से रिंग्स बनती हैं, फ्रिंजेस बनते हैं। लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, इसने बताया लाइट एक ट्रांसवर्स वेव, बट फॉर लाइट द ऑसिलेशन आर नॉट ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स ऑफ देयर प्रेशर और डेंसिटी। मैंने आपको बताया मीडियम इसको ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे मीडियम की बात करना बेकार है इसके साथ, ठीक है। और यहाँ पे ये भी लिखता है कि इट इज़ नॉट मैकेनिकल वेव, इट इज़ नॉट मैकेनिकल वेव, कौन? लाइट, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यू विल कम टू नो मोर अबाउट ट्रांसवर्स वेव इन हायर क्लासेस, तो आगे जब पढ़ोगे तब आपको और समझ में आएगा इनके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, जो आपको पढ़ना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और स्पीड, और भी ढेर सारी चीज़ें हैं, पढ़ोगे धीरे धीरे करके। साउंड वेव इन अ ग्राफिक फॉर्म इज शोन इन फिगर 12.8। आपको भी मैं बताऊंगा कैसे वेव फॉर्म में दिखता है वो, ठीक है। साउंड वेव एक ग्राफिक फॉर्म जो है कैसे दिखता है, यहाँ पर चलो मैं आपको बता देता हूँ। यस, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कंप्रेशन रीजन, फिर रेयरफैक्शन, इस तरह से कुछ रीजन आपको बटे हुए दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये हाइट पर आपको दिखेगा हाई प्रेशर रीजन, और ये क्या है? एवरेज लाइन, और नीचे क्या है? लो प्रेशर। यहाँ जैसे ही आएगा ये बता रहा है कि आपको ये लो प्रेशर रीजन है, इस तरह से आगे बढ़ेगा। फिर यहाँ पर आपको दिखेगा हाई प्रेशर रीजन, फिर यहाँ पर है ये लो प्रेशर रीजन, फिर ये हाई प्रेशर रीजन, फिर नीचे लो प्रेशर रीजन। तो ग्राफ में इनका अपना मीनिंग है, मतलब जो हाई प्रेशर रीजन जब आप ऐसा करके ग्राफ सा बनाओगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दोगे एक वेव का, याद रहे इस तरह से आपको एक दिख रही है वेव ट्रेवल होती हुई, तो इस तरह से जो वेव है वो आपको दिख रही है। हाँ, तो इन जो हाई प्रेशर रीजन को, जो ऊपर के जो रीजन है, इनको हम बोलते हैं क्रेस्ट, CREST, क्रेस्ट। और जो नीचे जो लो प्रेशर रीजन है इनको हम बोलते हैं ट्रफ। ये लो प्रेशर रीजन और ये क्रेस्ट और ट्रफ जो है आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ग्राफ में दिखेंगे आपको, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। जबकि हाई प्रेशर रीजन को हम समझते हैं कि कंप्रेशन रीजन बोलते हैं, और रेयर फैक्शन रीजन जो है हम लो प्रेशर रीजन को बोलते हैं। ये अपने को याद रखना है। लेकिन ग्राफ में जो ऊपर वाले हैं इन सबको हम क्रेस्ट बोलते हैं, और जो नीचे जो कि आपको दिख रहा होगा आ रहा है, ये सबको ही हम लो प्रेशर यानी कि ट्रफ बोलते हैं। ओके, एक चीज और याद रखना आपको कि जितना डिस्टेंस जब भी ये होता है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर ही बराबर होता है, ठीक है। चलो एक मिनट, हाँ, जितना ऊपर है उतना ही नीचे भी है। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स हम धीरे धीरे आ जाएंगे। ये बोलता है ए साउंड वेव इन ग्राफिकल फॉर्म, जो आप अभी अभी देख के आ रहे हो 12.8 डायग्राम में, विच रिप्रेजेंट्स हाउ डेंसिटी एंड प्रेशर चेंजेस। वही डेंसिटी या प्रेशर जो मर्जी बोल लो एक चीज। व्हेन द साउंड वेव मूव्स इन द मीडियम, जब भी एक साउंड वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करता है, मूव होता है, द डेंसिटी एज वेल एज द प्रेशर ऑफ द मीडियम एट अ गिवन टाइम वेरीज विद डायरेक्शन अबव एंड बिलो द एवरेज वैल्यू ऑफ डेंसिटी। जो बीच वाली लाइन थी एवरेज, इसी के ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे डगमगाता रहता है, ठीक है। रिप्रेजेंट द डेंसिटी ऑफ प्रेशर, ये ए और बी आपने देखा CR बना रखा था, है ना। कंप्रेशन आर द रीजन वेयर पार्टिकल्स आर क्राउडेड, एक तरफ एक भिरे पड़े हैं, एकदम ढेर सारे हैं, है ना, टुगेदर, एंड रिप्रेजेंट द अपर पोर्शन ऑफ द कर्व। मैंने बता दिया आपको, ऊपर ऊपर हमेशा कंप्रेशन रीजन आता है, और इस तरह से वापस एवरेज लाइन पे आ जाता है, फिर नीचे आता है, आना शुरू होता है, और ये भी एकदम नीचे आके फिर ऊपर चला जाता है, वापस बीच वाली लाइन पे आ जाता है। तो ऊपर वाला पोर्शन जो है अपर पोर्शन ऑफ द कर्व इज कंप्रेशन पोर्शन, हाई प्रेशर रीजन या हाई डेंसिटी रीजन, ठीक है। द पीक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रीजन एट द मैक्सिमम कंप्रेशन, दस कंप्रेशन आर द रीजन वेयर डेंसिटी एज
एज वेल एज प्रेशर इज हाई, ठीक है, डेंसिटी और प्रेशर दोनों हाई होता है। रेरफैक्शन आर द रीजन ऑफ लो प्रेशर वेयर द पार्टिकल स्प्रेड अपार्ट एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय द वैली। नीचे वाले एवरेज लाइन से नीचे जो भी है ये सब लो प्रेशर रीजन बताता है रेरफैक्शन वाले। दैट इज द लोअर पोर्शन ऑफ द कर्व इन फिगर। द पीक इज कॉल्ड द क्रेस्ट, याद रहे क्रेस्ट होता है ऊपर का, एंड द वैली इज कॉल्ड ट्रफ। नीचे वाले को ट्रफ बोलते हैं, ऊपर वाले को क्रेस्ट बोलते हैं। ढेर सारे न्यू वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। क्रेस्ट एंड ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ। The distance between the two consecutive compression or the consecutive rarefaction is called wavelength। ये सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक आपने पढ़ ली है, वेवलेंथ। किन्हीं भी दो क्रेस्ट और या दो ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। नाउ दिस इज समथिंग जिसे हम बोलते हैं लैम्डा। क्या बोलते हैं, लैम्डा। ये क्या है, ये आपको दिख रहा होगा, एक क्रेस्ट और ये दूसरा क्रेस्ट, दोनों क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं वेवलेंथ। और वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा से। किससे किया जाता है, लैम्डा। या फिर आप क्रस्ट ना लेके वैली भी ले सकते थे, यानी कि ट्रफ भी ले सकते थे। इन दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस भी आप वेवलेंथ कह सकते हो, या इन दो ट्रफ का भी डिस्टेंस आप वेवलेंथ कह सकते हो। समझ में आ रही होगी बात आपको, ठीक है। चलो अच्छी बात है, समझ में आएगी तो ध्यान से सुनो। द वेवलेंथ इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ठीक है, ग्रीक लेटर कॉल लैम्डा। एसआई यूनिट इज मीटर, याद रहे वेवलेंथ क्या है, दो ट्रफ या क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस है तो इन द एंड वो डिस्टेंस ही। तो वेवलेंथ की यूनिट क्या हुई, मीटर, ठीक है। वेवलेंथ की यूनिट क्या हुई, वेवलेंथ की यूनिट हुई है मीटर, ठीक है। इस चीज का खास ध्यान रखना आपको। अब आप एक नई चीज पढ़ रहे हो, जैसे आपने एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिया वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ। अगला पढ़ रहे हो आप फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखो फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ फ्रीक्वेंटली एन इवेंट अकर्स। सपोज you are beating a drum, how many times you are beating the drum is the unit time called the frequency of your beating the drum। We know that when sound is propagated through a medium, the density of the medium oscillates between maximum value and minimum value, जैसे आप compression और rarefaction कहते हैं। The change in the density from maximum value to the minimum value, then again to the maximum value, this makes one complete oscillation, ठीक है। मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू और मिनिमम से वापस मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम से वापस मैक्सिमम आएगा, इसे हम एक ऑसिलेशन कहते हैं, ठीक है। या फिर अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो यहाँ से देखो, इस तरह से ग्राफ होता है ना। जरूरी नहीं है यहाँ से शुरू, ग्राफ कहीं से भी शुरू हो जाता है। ये देखो क्रेस्ट पे आया, ये नीचे आ गया, यहाँ वापस ट्रफ पे, अब यहाँ से शुरू करके वापस क्रेस्ट पे आ गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो पहुंचा है, ठीक है, इसी को हम वन ऑसिलेशन कहेंगे। अब जरूरी नहीं है वो हो, यहाँ देखो यहाँ से शुरू करूँ अगर मैं, ये शुरू किया इसने, ठीक है, क्रेस्ट पे गया, ट्रफ पे आया, वापस एवरेज लाइन पे आ गया, तो ये एवरेज लाइन से वापस एवरेज लाइन पे आया है, तो इसे हम वन ऑसिलेशन कहेंगे, ऑसिलेशन कहेंगे, ठीक है, वन ऑसिलेशन कहेंगे। द नंबर ऑफ सच ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको मार्क कर लो। द नंबर ऑफ सच ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। If we can count the number of compression or rarefaction that cross us क्या है, that crosses per unit time, we will get the frequency of the sound wave। It is usually represented by, ये देखो V जैसा लेटर है, इसे पढ़ते हैं न्यू, इस तरह से लिखा जाता है इसको, ठीक है। मतलब V ऐसे बना है और इसको हल्का सा ऐसे कर दिया घुमा दो, मतलब V को ऐसे नहीं बनाना, V तो पूरा सीधा बनता है, ये तो सीधा बनेगा, ये हल्का सा घूम जाएगा, ठीक है। इट्स SI यूनिट इज हर्ट्ज, याद रखे ये नई चीज, क्योंकि वेवलेंथ की यूनिट तो मीटर थी, लेकिन SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज HERTZ, जिसे हम HZ भी करते हैं। और क्योंकि ये किसी साइंटिस्ट के नाम पे है तो इसको कैपिटल, पहला कैपिटल लिखते हैं फिर बाद में स्मॉल, HZ, ठीक है। तो ये क्या है, ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। मैं आपको बता दूं, अगर पूछा जाए कि फ्रीक्वेंसी क्या है, तो फ्रीक्वेंसी है
नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, क्या बोलेंगे इसको, फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आगे आगे बोलता है द टाइम टेकन बाय टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शन टू क्रॉस अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ अ वेव, ठीक है। दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या दो कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन के बीच का जो समय होता है इसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। We can say that the time taken for one complete oscillation is called the time period। ये अच्छी चीज लिखी है, एक ऑसिलेशन को जितना समय लगेगा उसे हम कैपिटल टी यानी टाइम पीरियड कहेंगे, ठीक है। एक ऑसिलेशन को जितना समय लगेगा, और नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसकी यूनिट होती है HERTZ हर्ट्ज, जिसको कि हम HZ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या ट्रफ, उनके बीच का डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहेंगे। इसको हम ऐसे लैम्डा से डिनोट करते हैं, और इसकी SI यूनिट मीटर होती है, क्योंकि दिस इज नथिंग बट जस्ट अ डिस्टेंस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल कैपिटल टी, इट्स SI यूनिट इज सेकेंड्स, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर रिलेटेड एज फॉलो, ये याद रखें आप, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, न्यू इज इक्वल टू 1 बाई कैपिटल टी, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। आगे है द वायलिन एंड द फ्लूइड में बी प्लेड, दोनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, एट द सेम टाइम इन एन ऑर्केस्ट्रा, बोथ साउंड ट्रेवल थ्रू द सेम मीडियम, है ना, एयर से आ रही है आपके कान पे, दैट इज एयर, एंड अराइव एट आवर ईयर एट द सेम टाइम, बोथ साउंड ट्रेवल एट द सेम स्पीड इररेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स। दोनों के सोर्स अलग है, वायलिन का सोर्स अलग है, फ्लूट का सोर्स अलग है, लेकिन दोनों आवाजें आपको एक ही समय पे आपके कान में सुनाई देंगी। ऐसा नहीं है कि वायलिन जो है बाद में आएगा, फ्लूट पहले आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बट द सेकेंड्स वी रिसीव एट डिफरेंट आर डिफरेंट, दिस इज ड्यू टू द डिफरेंट इन कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएटेड विद द साउंड। पिच इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, पिच एक और कैरेक्टरिस्टिक है बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो पिच ही वो तरीका है, पिच हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई, ये इन्हीं सब तरीकों से आप बता पाओगे कि वायलिन तो आपने सुन लिया, वायलिन भी बज रहा है, ठीक है, वायलिन भी बज रहा है, फिर आपके पास फ्लूट है वो भी बज रहा है, तबला भी बज रहा है, कोई गा भी रहा है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, सब कुछ एक साथ सुनाई देने के बावजूद आपको समझ में आएगा वायलिन कौन सा है, फ्लूट कौन सा है और तबला कौन सा है, किसी की आवाज़ कौन सी है, ठीक है। किसी की आवाज़ जो है ये बंदे की आवाज़ है ना। अब ये नहीं बोलोगे कि वायलिन जो है ये किसी आदमी की आवाज़ है, क्योंकि आपका दिमाग इंटरप्रेट कर लेता है, समझ जाता है, ठीक है, अलग अलग आवाज़ों को समझता है आपका दिमाग। तो काम करते हैं, अब आज की क्लास ख़त्म करते हैं यहाँ पर ही, हाँ, यहाँ तक प्लीज़ पढ़ लेना, और कल की क्लास में और करेंगे, और कोशिश करेंगे इसको 2-3 दिन में और ख़त्म करेंगे। अब अगली क्लास जब भी होगी मैं आपको बता दूंगा, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।